पिछले एपिसोड में मास्टर सुबह ने लिंगिया को डराकर वहां से भगा दिया था और फिर वे सभी वहां से श्रेक एकेडमी में वापस आने के लिए निकल गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी श्रेक एकेडमी में वापस आ गए थे, जहां पर कि पहले से ही सभी लोग इनका वेट कर रहे होते हैं और वे सभी इनको देखते ही तालियां बजाकर इनका वेलकम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सभी मास्टर भी इनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और फिर इसमें से मिस्टर मुख सामने आते हुए इन सभी का वेलकम करने लगते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर देखते ही वांग और यूहा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर इनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप ग्रैंडपा नहीं है, क्योंकि हमने तो हमेशा वहाँ पर आपको बैठे हुए देखा है। तब इस पर मास्टर मून से कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अब श्रेक एकेडमी का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बात सुनकर वे सभी इनको ग्रीट करने लगते हैं और वांग कहने लगता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो फिर आप हमेशा ही वहाँ पर क्यों बैठे होते हैं। तब इस पर मिस्टर मुक कहता है कि वह जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और वहाँ की विटैलिटी को फील करके ऐसा लगता है कि मैं और भी ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी इनके बारे में सब कुछ समझ गया था और वो कहने लगता है कि आपने तो अपने बारे में बहुत ही आसानी से छुपा लिया था, जबकि अभी तक भी हम सभी को लग रहा था कि आप केवल होस्टेस हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर मून और बाकी सभी भी मुस्कुराने लगते हैं और मिस्टर मून से कहता है कि तुमने इस बार हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हुए सोल फाइटिंग कंपटीशन में चैंपियनशिप को जीता है, इसीलिए एकेडमी ने भी तुम्हें ऑनर देने का डिसाइड किया है। जिसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी मास्टर मून से कहता है कि तुम्हें श्रेक 7 मॉन्स्टर का टाइटल लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा। जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि हम तो पूरे लाइफ टाइम के लिए श्रेक 7 मॉन्स्टर बन गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ के बाकी सभी लड़के भी इनके बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो असल में इनके क्लासमेट होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआ भी और उसके साथ ही इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तभी मास्टर मू यूहा और बाकी सभी से कहता है कि तुम हमारे एकेडमी के हीरो हो और इसीलिए एकेडमी को तुम्हारे ऊपर प्राउड है। वहीं उधर वांग भी इस बात से काफी खुश हो गया था, क्योंकि श्रेक 7 मॉन्स्टर के फर्स्ट जनरेशन के अलावा केवल इनको ही यह टाइटल पूरे लाइफ टाइम के लिए मिला है। वहीं उधर मास्टर मू भी इस बात से काफी खुश होते हैं और वे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ऑनर तुम्हारे सोल के ऊपर हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार अब डाउलो कॉन्टिनेंट के पास में गार्डियन फोर्स की एक नई जनरेशन है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि यूहा अपने मदर को याद करने लगा था और वो कहने लगता है कि मम क्या आपने देखा कि आज मैंने क्या कर दिया। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि तेंगा किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास हो गई थी और फिर वो बिना किसी से कुछ बोले यहाँ से जाने लगती है। मगर तभी बेई ने उसे यहाँ से इस तरह से जाते हुए देख लिया था और इसीलिए वो समझ जाता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। लेकिन इस समय सियाओ टाओ, याओ हेंग और लुओ चेन यहाँ पर नजर नहीं आ रहे होते, इसीलिए यू हाओ पूछने लगता है कि उनके बारे में क्या। तब इस पर मास्टर मू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी के पास में उनके लिए सुटेबल प्लान्स हैं। इसके बाद वो इनसे बताने लगते हैं कि सियाओ टाओ कॉलेज के फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जबकि याओ हेंग ने स्टार एम्पायर में वापस आने के लिए डिसाइड कर लिया है ताकि वो वहाँ पर अपने फादर की मदद कर सके। इसके अलावा हमें पता चलता है कि लुओ चेन भी बिल्कुल उसी के जैसे वापस आ रही है। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर मू यूहा, वांग और सियाओ से अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी इनके साथ में यहाँ से चले गए थे। इसके बाद अगले सीन में मास्टर मून से कहता है कि तुम्हें तो पोसाइडन पवेलियन के बारे में अच्छे से पता होगा, जो कि हमारे एकेडमी का सबसे हाईएस्ट मीटिंग प्लेस है और इसी के साथ यह जगह तो हमारे एकेडमी का ट्रेजर हाउस भी है। तभी हम देखते हैं कि वे तीनों यहाँ के शानदार नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि पोसाइडन पवेलियन तो असल में ट्री के अंदर है। तभी इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट आने लगती है, जिससे देख टियान में कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि यूहा भी इस मैजिकल लाइट को देख हैरान हो गया था, क्योंकि इसके पास में हेवन और अर्थ की बहुत सारी विटैलिटी होती है जो कि सोल को क्लीन करने का काम करती है। तभी मास्टर मून से बताने लगते हैं कि यहाँ का हर एक टेम्पल एक बहुत ही रेयर गोल्डन ट्री से बना है और इसके अलावा इसे श्रेक का फाउंडेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मून ने तीनों को अब यहाँ से अलग करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए उन्होंने इन तीनों को अलग अलग गेट के सामने भेज दिया था और फिर वेन से कहता है कि तुम इसके अंदर जाकर गोल्डन ट्री के अंडर में प्रैक्टिस करो। लेकिन यहाँ के ऐसे नजारे को देखते ही युवा पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि क्या यह जगह गोल्डन ट्री का अंडरग्राउंड जगह है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्स फील हो रहा है और उसके अलावा मुझे यहाँ पर चक्कर भी आ रहे हैं। तभी मास्टर मून कहने लगते हैं कि हर एक सोल मास्टर हायर अचीवमेंट को अचीव करना चाहता है, इसीलिए तुम तीनों को भी अपने रास्ते के बारे में बहुत ही अच्छे से पता लगाना होगा और इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद वो यूहाव से कहने लगते हैं क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिचुअल पावर क्या है। तब इस पर यूहाव कहता है कि मेंटल पावर ही मेरा स्पिरिचुअल पावर है। जिसके बाद मास्टर मून कहता है कि स्ट्रेस से तुम्हारे मेंटल ताकत की एक्सरसाइज है, इसीलिए गोल्डन ट्री का लाइट हर एक सोल मास्टर के कैरेक्टर के आधार पर होगा। यही वजह है कि अलग अलग सोल मास्टर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यह तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर के रूप में है। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत सारे सीक्रेट हैं, लेकिन असल में मैं तुमसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। इसके बाद वो यूहाव से कहता है कि तुम्हें अपने सीक्रेट को अपने कल्टीवेशन प्रोसेस में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद इस तरह से तुम्हें इसके बारे में और भी चीजें पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव मास्टर मून के ट्रस्ट के लिए थैंक यू कहता है और अब इस तरह से वे तीनों अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे इसी तरह से यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करने लगे थे। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स यूहाव के सामने आ गया था और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा सोल ईटिंग कार्विंग नाइफ को तुम्हारे लिए प्यूरिफाई कर दिया है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसका सबसे प्योर बायोलॉजिकल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गया था और इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि अब इस कार्विंग नाइफ को लाइफ वॉच का नाम दिया जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके अंदर से कोई ग्रीन पावर बाहर
बाहर आने लगती है, जो कि यहाँ के पेड़ पौधों को और भी अच्छे तरीके से हरा भरा कर रही थी। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स यूहाओ से कहता है कि तुम्हें इस मौके का फायदा लेना चाहिए और तुम्हें इसे अपने साथ में इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कार्बन नाइफ इसके फोरहेड में एंटर कर जाती है, जिसके तुरंत बाद यूहाओ के फोरहेड से कोई पावर बाहर आने लगा था और अब इसके वजह से इसके स्पिरिचुअल सी में भी कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से टियानविन को काफी चिंता होने लगती है और वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे रोक दो। लेकिन इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूहाओ के लिए सेकेंड स्पिरिचुअल सी को ओपन करने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल इसे देखते जाओ। तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख टियानविन और बिंग काफी हैरान होते हैं और बिंग कहने लगती है कि इसकी विटैलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने इसके पावर को एक साथ में कंबाइन कर लिया था और फिर ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो इसका यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ कोई ग्रीन लिक्विड गिरने लगी थी और अब इसके वजह से यह जगह बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होने लगती है। अब इससे देख बिंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और टियानविन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी टियानविन को पता चलता है कि उसका सेट किया हुआ फर्स्ट सील पूरी तरह से ओपन हो गया है। तभी इलेक्ट्रोलक्स इनसे कहने लगता है कि अब से मैं टेरिटरी के लिए तुम्हारे साथ में कम्पीट नहीं करूंगा और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर किसी पोर्टल को ओपन कर दिया था और फिर इन दोनों से भी कहता है कि चलो वहाँ पर हम एक बार चल कर देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे दोनों भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और फिर वे भी तुरंत उसके साथ में वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ से किसी दूसरे जगह पर चला आया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे कॉन्शियसनेस के कारण में कोई भी फाउंडेशन नहीं है और इसीलिए किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी क्रिएट होने लगती है और फिर वो कहने लगता है, लेकिन जब वो गोल्डन ट्री के विटैलिटी के साथ में कपल्ड हो जाते हैं तो अब इस तरह से वे एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिससे देख विंग और टियानविन भी इस बात से हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने यूहाओ को स्पीड से लाने के लिए डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो यूहाओ से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी पैनिक ना करना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और फिर उस तरह से वो तुरंत यूहाओ को अंदर खींच लेता है, जिससे देख यूहाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है, लेकिन ये सब है क्या? तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि यह लाइफ गोल्ड का फंक्शन है और फिर वो इससे बताता है कि लाइफ गोल्ड एक बहुत ही बड़ी लिविंग फोर्स है। फिर वो आगे कहता है कि इसे हजारों सालों से नर्चर किया गया है, जिसके बाद सब इसमें हेवन और अर्थ की पावर आ गई है। इसके बाद वो यूहाओ के नजदीक आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिएचर आई को ओपन किया क्योंकि मैं भी इसी में पला हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारा थर्ड मास्टर सोल बन सकता हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टियानविन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर यूहाओ कहता है कि वैसे तो यह चीज मेरे समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि जैसा जैसा तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। इसीलिए वो यूहाओ से कहता है कि अब तुम्हें हम तीनों के लिए उम्मीद हो और अब चलो हम गोल्डन ट्री के अंडर में प्रैक्टिस करते हुए इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसी के साथ वो यूहाओ से कहता है कि तुम फ्यूचर के रास्ते के बारे में अच्छे से समझ लेना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि बे के पास में तेंगिया का लेटर आया था, जिसे पढ़ते ही बे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि तेंगिया ने उसे लाइफ टाइम के लिए श्रेक 7 मॉन्स्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेट किया था और इसीलिए उसने लिखा था कि तुमने अपने फ्यूचर का रास्ता बना लिया है, जिसके लिए कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर प्राउड है। इसीलिए अब तेंगिया ने भी अपने रास्ते को खोजने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसीलिए वो यहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर चुकी होती है। लेकिन इसके बाद भी वो चाहती है कि किसी दिन वो एक साथ मिलकर तैंग सेक्ट को बनाएंगे। मगर वही बे अब तेंगिया से अलग होते हुए काफी उदास हो गया था क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक दूसरे से अलग होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगचन बाकी सभी के साथ में अपने ग्रैंडपा के पास में आ गया था, जहाँ पर अपने ग्रैंडपा को देखते ही होंगचन की सिस्टर कहने लगती है कि मैंने आपको काफी मिस किया। जिस पर उसका ग्रैंडपा पूछता है कि क्या स्टार लो सिटी में तुम्हें मजा आया, लेकिन इस पर वो कहती है कि वह जगह मिंडू से बहुत ही खराब है। तभी हम देखते हैं कि होंगचन काफी उदास होने लगा था, लेकिन इस पर ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर में उदास होते हुए इसे कंपटीशन के रिजल्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हम इस बार इसमें सेकंड नंबर पर आए। लेकिन इस पर होंगचन का ग्रैंडपा कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हार और जीत तो सोल्जर के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दो। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें टेम्पररी गेन और लॉस के बीच में नहीं फंसना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि श्रेक एकेडमी भले ही वहाँ पर हजारों सालों से डोमिनेट कर रहा है, लेकिन असल में अब इस कंपटीशन का डिक्लाइन शुरू हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन मेरा सन रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी मास्टर माँ कहता है कि हमें इस ट्रिप में एक अनएक्सपेक्टेड चीज गेन हुई है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे 1 लाख साल वाले सोल बीच को दिखाता है, जिससे देखते ही वह भी इस बात से काफी खुश हो गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए अब कुछ समय के बाद सियाओ वहाँ से बाहर आ जाती है, जिससे देखते ही मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि 34 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारा क्या थॉट है। तब इस पर सियाओ इनसे कहती है कि मैंने अपने कल्टीवेशन के डायरेक्शन के बारे में पता लगा लिया है और फिर वो इससे बताने लगती है कि इसके पास वाली फ्लूइड कंट्रोलर असिस्ट कर सकती है, जबकि इसके पास में जो 3 लाइफ सप्रेसिंग सोल कोल्ड्रान है उनका यूज करके वो कंट्रोल, डिफेंड और अटैक भी कर सकती है। इसीलिए उसे लगता है कि अगर उसने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से कंबाइन कर दिया तब इस तरह से वो टॉप लेवल वाली ऑक्सिलरी बैटल सोल मास्टर बन सकती है। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ और इसीलिए वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी कर रही हो। इसके बाद वो वांग और यूहाओ की तरफ
देखते हुए पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ पर हो, जिसके बाद वे दोनों कहते हैं कि टैंक सेक्टर में, और वांग बताने लगता है कि मेरा लाइट गॉडेस बटरफ्लाई और क्लियर स्काई हैमर सोल दोनों ही पावर अटैक वाले टाइप हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे प्रैक्टिस करने के साथ साथ इसके बारे में स्टडी भी करूंगा ताकि मैं समझ सकूं कि किस तरह से अटैक पावर को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यूहाव कहता है कि मैं स्पिरिचुअल आई और आइस सेड स्कॉर्पियन सोल का यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया तो फिर मैं बहुत ही अच्छे से अपने एबिलिटी को इंक्रीज कर पाऊंगा। तो अब इसके बारे में सुनकर मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि तुमने अपने रास्ते के बारे में पता लगा लिया है और इसीलिए इसके बारे में जानकर मैं इस बात से काफी खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इन तीनों को सोल बोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें से कि आइस सेड स्कॉर्पियन लेफ्ट आर्म बोन यूहाव का था, जबकि 10,000 साल वाला विस्टरिया राइट आर्म बोन सियाओ का था और वो सियाओ के फ्लूइड के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डीमन ब्रेकर राइट आर्म बोन वांग के लिए था, जो कि वांग के लाइट एट्रीब्यूट मार्शल सोल के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच करता है। अब इसे देने के बाद मास्टर मुइन से इसे एब्जॉर्ब कर लेने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भी इसके लिए इनको थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही ब्लैक साइड आने लगती है, जिससे देखते ही सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन वहीं उधर मास्टर मुंह तीनों को सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। जिसके बाद एक आवाज कहने लगती है कि सुभान जी तुम जल्दी से सामने आओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बता देना।